गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को मैथ के क्लास लेक्चर नंबर 11 में हार्दिक स्वागत। बच्चों, कल हमने पढ़ा कि द्विघात समीकरण क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले मैं एक बार पुनः यह बता दूं कि द्विघात समीकरण है क्या। तो बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखी जाने वाली समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। जहां ध्यान रखना बच्चों, a 0 के बराबर नहीं होगा, b 0 के बराबर नहीं होगा और c रियल नंबर का सदस्य होगा। बच्चों, द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध द्विघात समीकरण, दूसरा मिश्रित द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण किसको कहेंगे बच्चों? तो कल मैंने बताया था कि जिस द्विघात समीकरण में मध्य पद ना हो अथवा x का गुणज पद ना हो, तो ऐसे स्थिति में उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे। देखिए बच्चों, यह इसका मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान रहे बच्चों, यहाँ a और c अचर राशि है और x चर है। x के स्थान पर y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, p भी हो सकता है। तो ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 शुद्ध द्विघात समीकरण का मानक रूप है। उदाहरण देखिए बच्चों, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरा है बच्चों मिश्रित द्विघात समीकरण। इसका मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह देखिए, जहां a b c की चर्चा हम लोग कर चुके। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। यह मिश्रित द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है, जहां पर a का मान हो जाएगा 1, b का मान -6, c का मान 9, है ना। अब आइए बच्चों, शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने की निम्न 3 विधि हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने की निम्न 3 विधि हैं। पहला विधि बच्चों वर्गमूल विधि, दूसरा विधि बच्चा गुणनखंड विधि, तीसरा सूत्र विधि। ये 3 विधि द्वारा हम शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करेंगे। इसके बाद आइए मिश्रित द्विघात समीकरण। तो इसे भी हल करने के 3 विधि हैं। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा वर्ग पूरा करके और तीसरा सूत्र विधि। कल के क्लास में हमने इसके बारे में और भी जानकारी दिए थे और उसके बाद आज हम लोग चैप्टर बनाएंगे। चैप्टर के प्रॉब्लम को देखेंगे कि चैप्टर में कौन कौन से प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, है ना। तो आइए बच्चों, आज हम लोग चैप्टर को देखते हैं कि किस तरह से बनाया जाएगा। इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम को भी देखेंगे। फिलहाल ध्यान दीजिए, चैप्टर है आपका एक्सरसाइज है 4.1। आइए 4.1 को देखें। 4.1 का पहला क्वेश्चन, इसमें आपको यह पता लगाना है बच्चों कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग सीख लिए। अब इसमें से पहला क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 पहला प्रश्न है बच्चों, x - 2
x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। इसे पता लगाना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसके लिए गुना कर दीजिए बच्चों, x में 1 से गुना कीजिए, x स्क्वायर, x को 1 से, x माइनस 2 को 1 से, -2 माइनस प्लस माइनस 2 इक्वल टू x को 1 से बच्चों x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। इसे गुना कर दिया। देखिए बच्चों x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 2x में x हो जाएगा माइनस x माइनस 2 इक्वल टू इधर हो गया बच्चों 2x माइनस 3। अब इसको माइनस x इधर ले आइए, माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, माइनस 3x और प्लस 1 इक्वल टू 0। देखेंगे हम लोग यहाँ देखिए बच्चों, इसको देखिए, क्या यह द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि इसका घात 2 नहीं है। द्विघात समीकरण होने के लिए उसके घात 2 होना आवश्यक है। अगर उसके घात यानी चर का घात 2 नहीं होता है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अचर को नहीं देखना है बच्चों, अचर में अगर घात 2 होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अचर का घात 2 रहने पर आप कहिएगा द्विघात समीकरण है, यह सही नहीं है, यह गलत है। चर का घात 2 होना चाहिए। यदि चर का घात 2 है और उसके बाद कोई पद लिखा हुआ है तो वह द्विघात समीकरण होगा, और अगर नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। आया समझ में? अब उसके बाद एक और क्वेश्चन और उठाते हैं, वो देखते हैं कि है या नहीं। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए बच्चों, इसी में है 5 नंबर x 2x प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान दें बच्चों उसको, तो 2x से पहले गुना कर दीजिए बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस ले आइए उधर से, प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यह देखिए x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब जरा इसको देखिए बच्चों, यह घात इसका देखिए 2 है, इसका घात 2 है ना, घात इसका देखें तो 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण होगा, है ना बच्चों? यह कौन सा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण होगा। तो अभी आपने देखा 2 क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन ये था और एक उसको हमने गुना किया, ये लिखा, इसे गुना किया, ये लिखा, x स्क्वायर कट गया, जाति को एक तरफ कर दिए, है ना, 0 हो गया। तो देखिए माइनस 3x प्लस 1 है ना इक्वल टू 0 आया। चूंकि इसका घात 2 नहीं है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। उसको देखिए क्वेश्चन उठाए, x 2x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 1, 2x से गुना किया 2x स्क्वायर, x और 3 गुना किया 3x, x स्क्वायर प्लस 1। अब x स्क्वायर को इधर ले आइए, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 3x, ये हो गया माइनस 1। अब इसे ध्यान से देखिए तो x स्क्वायर है, घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। यानी क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने बताया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को आपको देखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 है या नहीं है, इसके आधार पर आपको फिर आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक है x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5। ये पता लगाना है बच्चों कि यह द्विघात है या नहीं। तो पहले एलसीएम ले लीजिए, x यहां बटे 1 कीजिए, यह हो गया x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए बच्चों, 5x हो गया, x क्यूब माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको बटे 1 करके यहां पर सीएम किए हैं बच्चा। अब देखिए x क्यू आ रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये देखिए x क्यू आ रहा है और x क्यू होने के कारण यह द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि इसका घात 3 आ गया। कितना घात होना चाहिए? 2 होना चाहिए। किसके लिए? द्विघात समीकरण के लिए। जब घात 2 होगा
तो द्विघात समीकरण होगा। घात 2 नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। 2 के अलावा कुछ भी होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे हमने देखा यहाँ घात 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, बल्कि यह कौन है? त्रिघात समीकरण है। और आपको पहचानना क्या है? क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण बताइए, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन है अब वर्ड्स प्रॉब्लम। क्या है बच्चों? वर्ड्स प्रॉब्लम। तो वर्ड्स प्रॉब्लम में देखिए, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन प्लस जीवंती के पास कुल कंचे कितने हैं बच्चों? 45। तो मान लीजिए बच्चों, माना कि जॉन के पास x कंचे हैं। कितने कंचे हैं बच्चों? x कंचे। तो x ले लीजिए प्लस जीवंती के पास बराबर 45, इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 हुआ माइनस x। इस तरह से बच्चों, ये जीवंती के पास, ये जॉन के पास हो गया और ये जीवंती के पास हो गया। अब मिलाकर प्रश्न देखिए क्या कहता है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। दोनों के द्वारा 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास बचा कंचा कितना हो जाएगा बच्चों? x था, 5 खो दिया तो x माइनस 5। जीवंती के पास कितना हो जाएगा बच्चों? 45 माइनस x माइनस 5, यानी बच्चों कितना बच्चों? 40 माइनस x। प्रश्न से बच्चों, प्रश्न कहता है दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल बच्चों कितना बोलता है? 124। तो x माइनस 5, 40 माइनस x इक्वल टू 124। गुना कर दीजिए, x को 40 से, 40x, x को 1 से माइनस x स्क्वायर, 5 को 40 से 200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124। अब ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, 40 और 5 कितना? 45x माइनस 200, इसको ले आइए, माइनस 124 इक्वल टू 0। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। तो हो गए हम माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 45x और माइनस 324 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 इतना प्लस 324 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया द्विघात समीकरण, है ना। अब इसको आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे, अब इसे हल कर देंगे। जो हल करने के बाद आएगा वह आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको हल करने की यहां से 3 विधियां होंगी। आप वर्ग करके, गुणनखंड करके, अल्फा बीटा यानी सूत्र से द्वारा भी निकाल सकते हैं, है कोई दिक्कत? तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 का गुणनखंड कर देंगे, जो प्राप्त होगा वही आंसर इसका होगा, है ना। तो फिर से देख लीजिए बच्चों, जॉन और जयवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। कितने कंचे? 45। माना कि जॉन के पास x कंचे हैं, तो जयवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस x। दोनों के द्वारा 5 कंचे खो दिए। 5 कंचे खो दिए के मतलब हुआ विद्यार्थियों
कि 5 वो उसको खत्म हो गया, लॉस कर गया, तो x पहले था 5 माइनस हो गया। पहले इसके पास जयंती के पास था 45 माइनस x, 5 घट गया तो 40 माइनस x हो गया। अब दोनों का गुणनफल, इसका गुणनफल और इसका गुणनफल, दोनों का गुणनफल क्वेश्चन में दिया हुआ है 124, लिख दिया x माइनस 5 गुना 40 माइनस x, x को 40 से गुना किया 40x, 5 को x से गुना किया 5x, फिर यहाँ से गुणा करके आपका आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, 45x माइनस 200 माइनस 124 है ना, 0। इसको हल कर दिए, यहाँ देखिए माइनस कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 0। अब इसको आप गुणनखंड कर लीजिएगा, गुणनखंड करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। हम आगे क्वेश्चन में तीनों विधि से निकाल कर दिखाएंगे कि गुणनखंड से कैसे निकालते हैं, वर्ग पूरा करके कैसे निकालते हैं, सूत्र द्वारा कैसे निकालते हैं, वर्गमूल द्वारा कैसे निकालते हैं। सारे प्रश्नों का उत्तर अगले एक्सरसाइज में मिलेगा है, यहाँ जो है आपको बता देते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी का 5 नंबर, एक कपड़े की दुकान, टुकड़े की कीमत 200 रुपया है, यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता और इसकी कीमत 2 रुपया कम होती तो टुकड़े का कीमत अपरिवर्तित रहता। तो आइए बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को, लास्ट है इसका एक्सरसाइज का। एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया है, कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता। मान लेते हैं बच्चों, माना कि कपड़े के टुकड़े की लंबाई x मीटर है। अब देखिए बच्चों, 200 रुपया में ऐसे समझिए, x मीटर कपड़े की कीमत 200 रुपया है, तो 1 मीटर कपड़े का कीमत कितना हो जाएगा बच्चों, 200 बटे 1 रुपया। 5 मीटर कपड़ा अधिक होने पर कितना हो जाएगा, x प्लस 5 मीटर। अब बच्चों x प्लस 5 मीटर कपड़े का कीमत भी 200 रुपया कहता है, तो 1 मीटर कपड़े का कीमत कितना हो जाएगा बच्चों, 200 बटे x प्लस 5। अब प्रश्न से दोनों के मूल्य में अंतर, दोनों के कीमत में अंतर, दोनों के कीमत में अंतर 1 मीटर के सापेक्ष, दोनों के मीटर में अंतर हो जाएगा बच्चों 200 बटे x माइनस 200 बटे x प्लस 5 इक्वल टू 2 रुपया। अब एलसीएम ले लीजिए इसका, एलसीएम लेकर हल कर देंगे, जो प्राप्त होगा वो उसका हो जाएगा। ले लीजिए आंसर एलसीएम बच्चों, x प्लस 5 यहां हो जाएगा 200, x प्लस 5 यहां हो गया 200x इक्वल टू 2। अब यहां 200x प्लस 2 बचे 10, 1000 माइनस 200x बाई x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 2। ये काट दीजिए, दूसरे इसको काट दीजिए, 500 हो गया x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 500, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसका भी गुणनखंड कर देंगे, गुणनखंड करने के बाद जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन हो जाएगा। वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, है ना। फिर से इसको देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन में दिया हुआ, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ दूं। आपका क्वेश्चन नंबर है 5। एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया, कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होने पर उसका कीमत 2 रुपया घट जाता है। तो समझिए, कपड़े के टुकड़े की लंबाई को x मान लिया, 1 मीटर कपड़े का कीमत 200 रुपया है ना। ये 200 रुपया जो है दिया हुआ है, तो 1 मीटर का कपड़ा का कीमत कितना हो गया बच्चों, 200 बटे x, 200 बटे x। 5 मीटर कपड़ा अधिक होने पर हो जाएगा x प्लस 5,
x प्लस 5 मीटर कपड़े का कीमत भी 200 रुपया है, इसलिए 1 मीटर का 200 बटे x प्लस 5। प्रश्न में कहता है कि दोनों के कीमत में 2 रुपये का अंतर है, तो दोनों के कपड़े में 2 रुपया का अंतर कर दिए, बड़ा में छोटा घटा दिया। लघुत्तम ले लिए बच्चों, 200x प्लस 5 माइनस 200, 200 से 1 से गुना किया 200x, 2 पचे 10, 1000 और 200x हो गया, है ना। 2 से काट लिए 500 बार में, 200 से माइनस प्लस खत्म, x स्क्वायर 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। अब ये जो क्वेश्चन है, यहाँ के बाद आप इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करिएगा। गुणनखंड करने के बाद जो आएगा वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या अब आप इसको कर सकते हैं? अगर सॉल्यूशन करना चाहें तो 500 का गुणनखंड हो जाएगा और घटाकर 5 आना चाहिए, 500 तो b स्क्वायर 5 25 माइनस 4 गुने 1 गुने c 500 25 5 चौका 20 5 चौका के 20 20 5 चौका के 20 डबल 0 तो 20 25 20 25 का लघुत्तम हो जाएगा बच्चों 4 चौका के 16 और 4 2 5 4 4 8 5 25 8 40 2 42 45 माइनस b प्लस रूट d बटे 2 गुने a 45 में 5 हो गया 40 और 50 45 में 5 घटा दीजिए तो 40 बटे 2 यानी 20 और 45 में 5 25 25 दूनी के 50। यह देखिए बच्चों इसका गुणनखंड हम कर देते हैं एक क्वेश्चन का। ये गुणनखंड हो जाएगा x स्क्वायर प्लस कितना आया 20 और 25 25x माइनस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ बच्चों x स्क्वायर तो x कॉमन ले लीजिए x प्लस 25 माइनस 20 कॉमन ले लीजिए x प्लस 20 x प्लस 25 बराबर 0। x प्लस 25 और x माइनस 20 इक्वल टू 0। x प्लस 25 बराबर 0 हो जाएगा बच्चों और x माइनस 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x बराबर ये जाएगा माइनस 25 और ये x बराबर आएगा 20। तो बच्चों कीमत जो है लंबाई जो होता है पॉजिटिव में होता है, निगेटिव में लंबाई नहीं होता है। अतः x का मान माइनस 25 नहीं होगा, x का मान क्या होगा बच्चों 20 होगा। यानी कपड़े की टुकड़े की लंबाई 20 मीटर था। कपड़े के टुकड़े की लंबाई कितना था 20 मीटर था। तो 20 से इसमें भाग दीजिए 20 दही के 200 10 आया और 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चा 10 रुपया। कुल कपड़ा की लंबाई 20 मीटर और 1 मीटर कपड़े का मूल्य 10 रुपया। कैसे निकला? x देखिए निकला 20 तो x का वैल्यू हो गया और यहाँ देखिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य है 200 बटे x तो 200 में 1 से भागा देंगे तो 20 से भागा देंगे 20 देंगे 200 10 रुपया। 1 मीटर का कपड़ा का मूल्य कीमत 10 रुपया और कपड़ा कितना था उसका बच्चा 20 मीटर। ओके ये लेसन फिनिश, ये लेसन आपका खत्म हो गया। अगला लेसन में सबसे पहले हम D के बारे में बताएंगे। D क्या है? कल भी हम इसकी चर्चा किए हैं, आज भी हम इसका चर्चा करते हैं। तो बच्चों कल मैं इस लेसन को फिर शुरू करूंगा, इसके पहले आज जान लें कि D क्या है। D को विवेचक कहते हैं, कल हमने इसकी चर्चा की थी। विवेचक क्या है? तो द्विघात समीकरण की मूल की प्रकृति को बताने वाले को विवेचक कहते हैं। उसकी मूल की प्रकृति क्या होगा, कैसा होगा, हल होगा कि नहीं होगा, इसकी जो जानकारी देता है उसको विवेचक कहते हैं, जिसे कैपिटल D द्वारा सूचित करते हैं। और D बराबर क्या होता है बच्चों? D बराबर होता है बच्चा b स्क्वायर माइनस 4ac। D बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हुआ विवेचक। क्या विवेचक को फिर से बताऊं? विवेचक क्या है? द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति बताने वाले को द्विघात समीकरण का विवेचक कहते हैं, जिसे कैपिटल D से सूचित करते हैं। और कैपिटल D बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, इसके द्वारा हमें पता चलेगा कि इसका मूल कैसा होगा, क्या होगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे बच्चा, D के बाद जानेंगे कि शून्यक होगा नहीं होगा इसके बारे में। लेकिन आज
सबसे पहले हम एक चीज यहां पर बता दें, क्योंकि इसकी जानकारी आपको अगले क्लास में चाहिए। तो क्या कौन सी जानकारी है बच्चा, जरा उसको देख लें हम लोग। डी के बारे में ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, इसको दोबारा करके पढ़ लीजिएगा आप लोग। डी पहला, यदि कोई द्विघात समीकरण है बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 या ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, तब डी, पहला डी अगर ग्रेटर देन 0 होता है, इसके मूल असमान होंगे। अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a, बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2a। इसके मूल वास्तविक तथा समान होंगे। वास्तविक भी जोड़ दिए इसमें, मूल वास्तविक तथा असमान होगा, पहला केस। दूसरा केस, d बराबर 0, इसके मूल वास्तविक तथा समान होगा। क्या होगा बच्चों, समान। और इसका हो जाएगा अल्फा, अल्फा बराबर माइनस बी बटे 2a, बीटा बराबर माइनस बी बटे 2a। अब आइए बच्चों तीसरा, अब आइए तीसरा। तीसरा क्या है बच्चा, तीसरा है यदि d का मान 0 से छोटा आ जाए, इसके मूल नहीं होंगे। इसके मूल क्या होंगे, नहीं होंगे। इसको ध्यान रखिएगा, d का मान 0 से बड़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि d जो आप निकालिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac से, d बराबर का क्या होता है बच्चों, d बराबर यहां लिख देते हैं बच्चों, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। d बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें हम इसको रखेंगे, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू। a b c क्या है, किसको कहेंगे, तो यहां देखिए बच्चा, ये यहाँ b यहाँ c, है ना। आप अगर चाहिए तो एक एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में बच्चा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, अगर हम इसको देखें बच्चा तो a का मान क्या है हुआ 2, b का माइनस 12, c का 9। अब इसमें d में रखेंगे, जैसे उसका अगर हम d निकालना चाहें, d तो a के लिए है 2 बच्चा, b के लिए माइनस 12, c के लिए 9। तो d निकालेंगे बच्चा तो सूत्र होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वेश्चन उठा लेते हैं एक, है ना। अब b का हो जाएगा कितना, b का वैल्यू बच्चा माइनस 12 का होल स्क्वायर, 4 गुने 2 गुने c 9 बराबर है 44 से 4 गुने 8 8 गुने 72, 4 में से 2 हो जाएगा 2, 74 में से 7 72, 2 2 और 7 दूनी के 14, a स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। तो ये बी स्क्वायर बराबर है 44 से 4 गुने 8 8 गुना 72। देखिए डी का मान यहाँ 72 है, जो कि प्लस है ना। अगर हम यहाँ पर निकाल देते इसके लिए a बराबर 2, b बराबर माइनस 12, c बराबर 9, तो d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बच्चों माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a 2 गुने c 9 बराबर 4 गुने 8 9 72 बराबर हो जाएगा 72। ये हुआ d ग्रेटर देन 0, है ना। क्या हो गया, d ग्रेटर देन 0। अगर हम एक क्वेश्चन उठा लें और तो देखिए 4x स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर 4 का 16 और 4 का 16 बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ देखिए यहाँ बच्चों a बराबर 4, b बराबर 0, c बराबर 4, तो d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 0 का स्क्वायर और माइनस 0 c,
0 का 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a 4 गुने c 1 16 घटा 16 बराबर 0। ये लीजिए इसका उदाहरण भी हमने लिख दिया। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो a का मान 4, b का मान माइनस 4 और c का मान 1। c का मान 1 कितना बचा 1। b स्क्वायर माइनस 4ac ये फार्मूला लिख दिया। ये क्या है फार्मूला, तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 16 कट गया 0। d का मान कितना आ गया बच्चा 0। कितना आया 0। और जब ऐसा हो तो इसके मूल समान होंगे और वास्तविक होगा। अल्फा का मान ये और बीटा का मान ये। अब आइए एक उदाहरण और देते हैं इसका। इसके लिए जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब देखिए यहां बच्चों a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 2, c इक्वल टू 3। d निकाल देंगे बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ b का वैल्यू है माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 गुने a का वैल्यू 1 गुने c का वैल्यू 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 बराबर माइनस 8। कितना आ गया बच्चा माइनस 8 है ना। इसका वैल्यू कितना आ गया माइनस 8, जो कि d से छोटा है। ये देखिए d से छोटा है, ये सूत्र लगा दिए। ये क्या लगा दिए हैं सूत्र। d का मान माइनस 8 आया जो कि छोटा है, तो ऐसे समीकरण का हल नहीं होगा। यहाँ एक उदाहरण लिए, इसका भी एक उदाहरण लिए और इस तरह से यह चैप्टर आगे दिन हम शुरुआत करेंगे। एक बार पुनः मैं इसके बारे में सारी जानकारी दे दूं, फिर से ध्यान से देखिएगा बच्चों। किसी भी द्विघात समीकरण का जानकारी हमें d के द्वारा पता चलता है कि उसका हल होगा नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा क्या। और ये जो जानकारी देता है उसको कौन सी बोलते हैं विवेचक, जिसे d से सूचित करते हैं। d बराबर क्या होता है तो b स्क्वायर माइनस 4ac। या देखिए d बराबर हम लिख दिए हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। अब निकालेंगे उस समीकरण का d निकाल कर दिखा दिए हम 3 को। उस d निकालने के बाद अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाता है तो इसके मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे। देखिए बच्चों यहाँ लिखा है असमान, अल्फा अलग बीटा अलग। इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं। अल्फा का मान माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a, बीटा का मान माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2a। अल्फा बीटा क्या है पता है नहीं। अल्फा बीटा द्विघात समीकरण का हल है, द्विघात समीकरण का मूल है। यानी द्विघात समीकरण के जो मूल ज्ञात होते हैं उसको क्या चीज से जानते हैं अल्फा और बीटा। इसी को उसका मूल या इसी को उसका हल कहते हैं। अब d बराबर 0, इसके मूल वास्तविक तथा समान होंगे। एक उदाहरण लेके हम दिखा दिए यहाँ पर। देखिए ये क्या है उदाहरण है, एक उदाहरण ले लिए हम और d का मान निकाल दिए 0 आया। ऐसा समीकरण है तो इसका मूल वास्तविक और समान होगा। इसको देखिए एक उदाहरण यहाँ भी लिए हैं, यह देखिए एक उदाहरण ले लिए हैं। इसका d निकाले तो माइनस 8 आया। इसका भी मूल क्या होगा नहीं होगा। काहे नहीं होगा क्योंकि बोलो बोलो क्योंकि इसके d का मान 0 से छोटा है, इसलिए इसके मूल नहीं होंगे। लेकिन ध्यान रखना बच्चों 11th में फिर हम पढ़ाएंगे यही द्विघात समीकरण, तो वहां पर d का मान छोटा रहने पर भी यानी d लेस देन 0 रहने पर भी हम वहां अल्फा और बीटा ज्ञात करेंगे। एक इमेजिनरी नंबर के द्वारा उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के तहत हम पढ़ाएंगे आपको कि i क्या होता है और d लेस देन 0 होने पर उसका मूल कैसे ज्ञात करते हैं, ये 11th में पढ़ना है। तो वहां मिलेंगे हम लोग इस टॉपिक्स को लेकर। यहाँ के लिए इतना ही। तो कल क्या करने हैं, कल क्या करने हैं, बारिश होने लगी। कल क्या करने हैं, कल किसी समीकरण का दिया गया मान हल है या नहीं है इसकी जानकारी लेंगे। दूसरा बात, हम किसी का हल दिया हुआ रहेगा तो अज्ञात वैल्यू का मान ज्ञात करेंगे कल के लेसन में, यानी लेसन नंबर 4.2। अभी आपको लेसन नंबर 4.1 बना के देख लेना है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा कल मैं वो बता दूंगा और आपके प्रॉब्लम को दूर करने के बाद ही मैं 4.2 पर जाऊंगा, है ना।